Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic कैश बुक. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डबल कॉलम कैश बुक टॉपिक कवर किया था. डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम. डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड कैश एंड बैंक कॉलम. तो जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. आज एक सम और कर रहे हैं, उसके थ्रू नए पॉइंट सीखते हैं. सम नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. तो आपकी बुक में से जो भी सम है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप अपना ये सम नंबर मैच कर लें. अगर सम नहीं मैच करता तो आप इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, जिसमें नए पॉइंट्स हैं सीखने वाले वो ध्यान से देखना. तो देखें इसके अंदर क्या है. सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. मैंने आधा सम ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, तो जो पॉइंट हैं सीखने वाले वो ध्यान से देखते जाना. पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. कैश इन हैंड का मीनिंग है कि आपके पास इतना कैश ऑलरेडी पड़ा है. कैश इन हैंड इन द सेंस कि जो कैश का बैलेंस हमारे पास पड़ा है. और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक को आपने अमाउंट पे करना है, मीन्स आपकी लायबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट अच्छा है, बैंक के साथ आपकी गुडविल अच्छी है, मीन्स बैंक के साथ आपकी डीलिंग अच्छी है, बैंक में आपकी गुडविल अच्छी है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में वो है 40,000 और आपको 50,000 किसी को पे करना है बाय चेक, तो बैंक आपको फैसिलिटी दे सकते हैं कि आप 50,000 की पेमेंट कर दें, 10,000 आप कुछ टाइम रुक के डिपॉजिट करा देंगे. टाइम होता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब नॉर्मली इतना ही टाइम रहता है. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब विद इन 1 ईयर आपको पैसा डिपॉजिट कराना होता है, हमारी लायबिलिटी हो जाती है. वो बैंक अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटी देता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट का, आप वो अमाउंट बैंक का यूज़ कर सकते हैं. तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है. ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च को जब हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर मंथ में हम बुक्स क्लोज हमने जो की, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ जैन का मंथ है, तो 31 दिसंबर को जब आपने बुक्स क्लोज करी होंगी उस मंथ की, तो उस डेट को कैश तो हमारे पास पड़ा था 70,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट था 50,000. कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है. ये जो क्रेडिट बैलेंस है वो नेगेटिव है. तो कैश इन हैंड आएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का जो बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है. अगर आपके पास होता है कैश एट बैंक तो आप यहीं लिख देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में और बैंक वाला बैंक में, लेकिन यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपने बैलेंस कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. आपने कैश में गुड्स सेल कर दी. अब कैश में गुड्स सेल की तो कैश रिसीव हो गया, तो आप क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था कि कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती है, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या कैश बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं. तो जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है या विड्रॉ किया जाता है तो उस केस में उन एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज. तो इस केस में क्या होता है कि दोनों तरफ एंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, कैश में भी और बैंक में भी. मतलब आपने कैश डिपॉजिट करा दिया, अब बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में आपके पास अमाउंट आ गया, अब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, मतलब बैंक में कैश आ गया 80,000 और इधर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट कैश में 80,000. इसकी बजाय मैंने आपको एक अच्छा तरीका और बताया था कि आप इसकी जनरल एंट्री करें. जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो टू कैश है, टू कैश, टू वाली साइड इधर आती है, तो टू कैश लिखे, कैश वाला अमाउंट बैंक में और इसका अपोजिट बाय बैंक कैश में. ठीक है, जब भी आपने पैसा डिपॉजिट कराना है या ऑफिस यूज़ के लिए आपने पैसा विड्रॉ करना है बैंक से, तो काउंटर एंट्री बनेगी. नेक्स्ट आती है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना. यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं. देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, आपने मीना से गुड्स परचेज किए हैं, आपने अमाउंट पे नहीं करा, जब तक आपको कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, इट मीन्स ये क्रेडिट की एंट्री है, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी. आपको ये एंट्री सम के लास्ट में जनरल का फॉर्मेट बना के वहाँ शो करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना. एंड अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल एंट्री बनाएं, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि जनरल एंट्री नहीं बनानी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वर्किंग नोट में लिख देंगे एंट्री ऑफ 6 जन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा.
आप नीचे वर्किंग नोट बना के लिख देंगे। वर्किंग नोट के बारे में कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि सर वर्किंग नोट बनाना है या नहीं बनाना। वर्किंग नोट आपको बनाना है, जहाँ नेसेसरी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, वर्किंग शो करके दिखानी है, तो वहाँ वर्किंग नोट जरूर बनाना है। इस सब में भी लास्ट में आएगा, वहाँ बताऊंगा कैसे वर्किंग नोट बनाना है। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब मीना से आपने गुड्स खरीदी थी 30,000 की, उसको चेक दे दिया फुल सेटलमेंट में। हमारे पास से बैंक बैलेंस कितना कम हुआ, 28,800। आपको डिस्काउंट यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है वो एंट्री चली जाएगी जनरल में। टोटल एंट्री बनती है मीना डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, लेकिन बैंक वाला अमाउंट तो आपने यहाँ दिखा दिया जो मीना को चेक से पेमेंट किए। डिस्काउंट वाले अमाउंट की अगर आपको एंट्री करके दिखानी है तो मीना टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। नेक्स्ट आती है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जब भी आप बिजनेस से पर्सनल के पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप एंट्री करते हैं ड्रॉइंग टू कैश, लेकिन अगर आपने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री बन जाती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ एंट्री क्या है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आपने बैंक से निकाला है तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने ऑफिस यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया है उस केस के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया तो एंट्री बनी ड्रॉइंग टू बैंक, कैश टू बैंक नहीं होती। ड्रॉइंग टू बैंक तो मीन्स एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस कम हो गया तो हमने बाय ड्रॉइंग लिख दिया। आफ्टर देन सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब आपने अजय से गुड्स रिसीव की और चेक रिसीव कर लिया। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आप किसी को गुड्स सेल करते हैं और चेक रिसीव करते हैं, देन उस केस में आपको देखना होता है कि आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। तो यहाँ देखो, आप आगे पढ़िए, नेक्स्ट डेट को ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो आप 12th को आपने गुड्स सेल करी थी, तो उस डेट को आप ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। 17th डेट को आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड 17th को बैंक में। ठीक है, सेम डेट में अगर आप चेक डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक में रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज जिस दिन आप चेक बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उस दिन आप चेक की एंट्री बुक्स में शो करके दिखाते हैं टू चेक इन हैंड। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपको किसी से चेक मिलता है और नीचे पूरे सम के अंदर वो चेक कहीं डिपॉजिट ही नहीं कराया, मीन्स जैसे ये 12th डेट को आपको चेक रिसीव हुआ और आपने 31st डेट तक, जब तक ये हमें सम की एंट्रीज दी हुई हैं इस मंथ तक, आपने ये चेक डिपॉजिट ही नहीं कराया, क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं है कि वो चेक डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया सेम डेट को ही। आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि आपने वो सेम डे में ही वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा। अगर आपको कहीं से चेक मिलता है और क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो चेक आपने डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि वो चेक आपने उसी डेट को ही डिपॉजिट करा दिया होगा। वो एंट्री सेम डेट को ही रिकॉर्ड होगी पर्सन के नेम से, या आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, सेल्स करी है तो टू सेल्स। ठीक है, और अगर आपको कहीं से चेक मिलता है और आपने उसको एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स क्या होता है, आपने किसी और को आगे दे दिया। मैंने राम से चेक लिया, श्याम को एंडोर्स कर दिया, तो राम से चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी। एंडोर्स कर दिया तो भी आपने उस केस में एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी चेक मिलता है और वो चेक आप किसी पर्सन को एंडोर्स कर देते हैं, एंडोर्स इन द सेंस मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, उसको मैंने कहा कि ये मेरे पास चेक पड़ा है इस अमाउंट का, तो आप ये चेक ले जाइए, इससे पैसे निकलवा लेना। मतलब मैंने किसी से चेक लिया, आगे किसी और को दे दिया, मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, तो वो चेक बैंक में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड एंडोर्स टू श्याम, अगर इस तरीके की कोई एंट्री आती है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक चार्जेस, तो बाय बैंक चार्जेस आ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कई बार बच्चे ना कैश में से माइनस कर देते हैं, ये आपको बैंक में से माइनस करना है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो ये भी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बाय इंटरेस्ट बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव हो गया तो टू रमेश कैश में आ जाएगा, पैसा आ गया। पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस जो हम सम कर रहे थे, ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है कि सुनीता की कैश बुक में आपको जनरल एंट्रीज ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो सुनीता ने अपनी पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया, पर्सनल इंश्योरेंस कराया है। मीन जो सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस है ये पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, अपनी लाइफ का जो इंश्योरेंस कराया है पर्सनल एक्सपेंसेस मीन्स वो आपके क्या बन गए, ड्राइंग, तो वो आपने इधर लिख देना है क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो बाय ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ तक तो जो सम था हम पहले भी पढ़ रहे थे, मैंने इसको रिवाइज करा दिया आपको ताकि आगे सम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम है जो लास्ट एंट्री है,
लास्ट एंट्री दी हुई है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एंड कैश इन द बिजनेस। इस एंट्री का मीनिंग क्या है कि 5000 कैश अपने पास रखे आपने सारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा देना है। 5000 अपने पास रखे आपने सारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा देना है। इस तरीके की अगर आपको एंट्री लास्ट में मिलती है तो ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, आपने क्या करना है, रफली वर्किंग नोट। इस एंट्री का मीनिंग है अपने पास 5000 रख के बाकी बैंक में डिपॉजिट करा दे। अपने पास इन द सेंस हमारे पास है कैश बैलेंस, तो आपने क्या करना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, कैश का टोटल कर लो कितना है 70 और 98,000। कैश का जो हमारे पास 120 और 120 148, 98 प्लस 50 148। इसमें से आप माइनस कर देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश। कैश कॉलम देखना कितना है 80,000। इसका मीनिंग है कि इतना कैश हमारे पास आया था 1,48,000, 80,000 चला गया तो रिमेनिंग कैश हमारे पास कितना रह गया 68,000। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 5,000 अपने पास रखना है, रिटेन करना है 5,000 अपने पास रिटेन करके बाकी बैलेंस कितना रह गया 63। दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब जो एंट्री थी उसका मीनिंग था कि 5,000 कैश अपने पास रख के जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको आप बैंक में डिपॉजिट करा दें। तो आपने क्या करना है, कैश का डेबिट का टोटल माइनस कैश का क्रेडिट का टोटल। अब यहाँ एक ही चीज़ थी तो एक ही आइटम लिखी, और भी हो सकती थी, जितनी भी होती सबको टोटल कर लेते इस ट्रांजेक्शन को करने से पहले। तो जितना अमाउंट आएगा रिमेनिंग बैलेंस उसमें से 5,000 माइनस कर दें, जितना अपने पास रखना था वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आप क्या करेंगे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। अब बैंक में डिपॉजिट कराना है तो ये लास्ट डेट को ही होगा 31 को, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराना है। सी कॉन्ट्रा एंट्री कितना है 63,000 एंड आफ्टर देन यहाँ हम क्या कर देंगे बाय, कौन सी डेट को ये था, ये 30th को था, अगर डेट ना दी हो तो 31 लिख देते, जैन था। तो बाय बैंक अकाउंट कैश में से माइनस कर देंगे क्योंकि कैश कॉलम हमारा कम हो गया। कितना है ये 63,000। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। अब आप टोटल करेंगे ऐसे, इसका टोटल कर लेंगे। अब इस कैश के टोटल में से कैश का टोटल माइनस करेंगे और बैंक के टोटल में से बैंक का टोटल माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 1,48,000 और इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,68,000। ठीक है, और इधर टोटल हमारे पास आ जाएगा 1,43,000 और इसका टोटल हम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,01,800। तो ये डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट का। तो अब आप इनके टोटल बैलेंस निकालेंगे तो कैश का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का तो 5,000 ही आएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 5,000 रिमेनिंग बचेगा। एंड बैंक का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे 66,200। फिर आप इसको दोबारा टोटल कर देंगे। अगेन टोटल इसलिए करना है कि ये टोटल हम अब आगे नहीं जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,68,000 और ये टोटल बैलेंस आएंगे 31 को और यही बैलेंस आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 फेब को, क्योंकि जैन है तो 1 फेब को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने यहाँ लिखना है, यहाँ वाले साइड बैलेंस लिखने हैं आपको 5,000 कैश का है और बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा 66,200। तो इस तरीके से ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एंट्री का ये आपको इस तरीके से वर्किंग नोट बना के दिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है पेटी कैश बुक। प्रीवियस जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इन द सेंस जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए कैश बुक लगाई जाती है।
बिजनेस में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, मींस जो कम अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी परचेज करनी है, कोई 10, 20, 50 रुपए की स्टेशनरी है। आपके जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एसी लगे हुए हैं, उसके हमें रिमोट के सेल चाहिए। कोई फॉर एग्जांपल मार्कर है, इसके लिए इंक चाहिए। कोई भी मतलब किसी भी तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ इस टाइप के खर्चे होते रहते हैं। कोई कोरियर सर्विसेज आपको पे करनी है, आप स्पीड पोस्ट के चार्जेस पे करते हैं। ऑफिस क्लीनिंग के लिए हमें कोई चार्जेस कोई अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ सामान खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉलिन परचेज कर लिया, मतलब इस टाइप के बहुत सारे खर्चे हैं जो 100, 50, 150, 200 इस टाइप के खर्चे होते हैं। तो जो ऑफिस का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ओनर है वो इन चीज़ों में मतलब बिजी नहीं रहेगा कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस की पेमेंट वो करे। वो कैशियर, जो भी उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैशियर है, जो भी मैनेजर है, जो इन चीज़ों को डील करता है, देखता है, तो उसको एक अमाउंट दे देता है कि आप एक इकट्ठा अमाउंट हमारे पास से रख लीजिए, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस वो देख लेते हैं। तो वो एक्सपेंसेस उसको दे देते हैं, अमाउंट उसको दे देते हैं। इसमें से आप एक्सपेंसेस करते रहो, लास्ट में हमें मंथ में बता देना कि कितने एक्सपेंसेस हो गए हैं और आपको कितनी पेमेंट और चाहिए। तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं कि पैटी कैश बुक बनाई जाती है इम्प्रेस सिस्टम पे। एक तो होती है कि इम्प्रेस सिस्टम पे बनानी है और एक है इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं बनानी। इम्प्रेस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि जितना कैश आपको स्टार्टिंग में मिल गया था, लास्ट में आपको उतना ही कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। सम के थ्रू हम सीखते हैं, वहाँ बताऊँगा कि इम्प्रेस सिस्टम कैसे फॉलो करना होता है। तो पैटी कैश बुक जो लगाता है वो लगाता है कैशियर। कैशियर को ऑनर से पैसा रिसीव हो जाता है, वो अपने पास सब छोटे मोटे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। पैटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो यहाँ तक है। ये देखिए, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फॉलो, डेट, पर्टिकुलर, वीएन, टोटल पेमेंट, यहाँ तक। इसके बाद हम पैटी कैश बुक को एनालाइज करते हैं, बाद में बताता हूँ। यहाँ पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है। रीज़न, आपके पास पैसे एक बार आने हैं, जाने बहुत बार है, जाने ही है, आने एक बार है, तो इसलिए पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बना लिया। अमाउंट रिसीव्ड वाला जो अमाउंट है वो इधर लिखेंगे, पेमेंट वाला आप इधर लिखेंगे। यहाँ है कैश बुक फॉलो, पहले हम पढ़ते थे LF, लेजर फॉलो। कैश बुक फॉलो मतलब पैटी कैश बुक इज द पार्ट ऑफ कैश बुक। तो पैटी कैश बुक का जो बैलेंस है, अमाउंट जो भी हमने यहाँ लिखना है, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक के अंदर। तो इसलिए यहाँ कैश बुक का पेज नंबर लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर, आपको कैशियर से 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, वो हमने यहाँ लिख दिए टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड में। कैशियर से जो भी अमाउंट मिला तो आपने एंट्री कर दी टू कैश अकाउंट। आफ्टर देन आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो आपने पेमेंट किए हैं। जैसे अगर हम डेट वाइज पढ़ते जाएँ, परचेज स्टेशनरी, पेड फॉर वेजीज, पेड फॉर चैरिटी, परचेज शॉप, पेड फॉर न्यूज़पेपर, पेड टैक्सी फेयर, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस, पेड ऑटो फेयर, पेड कुरियर सर्विसेज, स्पीड पोस्ट चार्जेस, वेजीज, कार्टेज, रिफ्रेशमेंट, फोटोस्टेट, पेन पेंसिल, वेजीज, लोडिंग चार्जेस, ये सब खर्चे ही हैं। तो हमने क्या करना है, इनको बाय लिख के एक्सपेंसेस के नेम लिखते रहेंगे। बाय स्टेशनरी, बाय वेजेस, बाय चैरिटी, बाय शॉप, जो भी अमाउंट है वो सामने इस तरीके से लिखते जाएंगे। बहुत ईजी है पैटी कैश बुक, बहुत ईजी है। उसके बाद हम टोटल करेंगे। अगर हम जब टोटल करते हैं, देखिए इधर का टोटल हमारे पास कितना आता है 10,000, और इधर का टोटल करते हैं तो कितना आता है 8400। इधर तो 10,000 ही आना है क्योंकि आपके पास पैसा सिर्फ आया था एक बार, गया देखिए कितनी बार है, इस तरीके से पैसा चला गया, तो टोटल कितना हो गया 8400। हम बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस हमारे पास आ गया 1600, इसी बैलेंस को हम आगे लेके चले जाते हैं 1600 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सी डेट को चला जाएगा? जुलाई 1 है तो ये 1 अगस्त आ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट इज मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 10,000, एक्सपेंसेस कितने हुए 8400, बैलेंस कितना रहा 1600। तो जितने आपके एक्सपेंसेस हो गए उतने ही आपको अमाउंट और रिसीव हो जाएगा। मतलब इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम होना चाहिए। आपने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वही सेम बैलेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग बैलेंस है 10,000, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना होना चाहिए 10,000। जितना डिफरेंस है, मीन्स जितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो आपको उतना पेमेंट और रिसीव हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,000। मतलब 8400 के एक्सपेंसेस हो तो 8400 और मिल गए, 9,000 के एक्सपेंसेस होते तो 9,000 मिल जाते हैं। अगर इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा है तो। अगर इम्प्रेस सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा तो जितना बैलेंस आ गया आप सम वहीं छोड़ देंगे, आपको ये पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है 8400, अगर इम्प्रेस सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा।
तो ये पेटी कैश बुक थी, बड़ी इजी है। आप अमाउंट रिसीव करें, पेमेंट करते जाएं, बैलेंस निकालें, बस। आफ्टर देन पेटी कैश बुक को एनालाइज किया जाता है। बिजनेस में हम इतने सारे एक्सपेंसेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। मतलब आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किन किन जगह पे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ कम है, तो उनको एनालाइज किया जाता है। तो आपने क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनका अलग से कॉलम बना सकते हैं। जैसे पोस्टेज 1 या 2 बार आया, 3 बार आया, तो हमने इसका कॉलम बना लिया, पोस्टेज एंड कुरियर। वेजेस का अलग से कॉलम बना लिया, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, आप कोई भी किसी भी तरीके से कॉलम बना सकते हैं। जो भी एक्सपेंसेस 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, उनका आप कॉलम अलग से बना लें, और जो बच जाते हैं वो कहाँ डाल देंगे, मिसलेनियस में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कॉलम मैंने बनाया है वही आपको बनाने हैं। जो एक्सपेंसेस 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उनका कॉलम आप अलग से बना लें। फिर आपने क्या करना है, इनके सामने अमाउंट लिखते जाएं। जैसे ये देखिए स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में चला गया। आफ्टर देन था वेजेस वाले कॉलम में। चैरिटी के लिए कोई भी कॉलम नहीं बनाया हुआ था, तो कहाँ चला गया, मिसलेनियस में। सॉप, कोई भी कॉलम नहीं था, मिसलेनियस में। न्यूज़पेपर का कोई भी कॉलम नहीं था, मिसलेनियस में चला गया। टैक्सी फेयर देखिए कहाँ जाएगा अब, वेजेस और कन्वेंस में, क्योंकि कन्वेंस चार्जेस है। ठीक है, पोस्टल एक्सपेंसेस के लिए हमने कॉलम बनाया हुआ था अलग से। कोरियर के लिए कॉलम था, कोरियर के लिए कहाँ गया, ये कोरियर यही आ जाएगा इसके अंदर ही, पोस्टेज में, पोस्टेज एंड कोरियर था। स्पीड पोस्ट के लिए भी यहीं चला जाएगा। वेजेस देखिए वेजेस वाले कॉलम में चला जाएगा, और कार्टेज वाले कॉलम में चला जाएगा। रिफ्रेशमेंट के लिए कोई कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस में। इसी तरीके से फोटोस्टेट का कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस में। पेन पेंसिल स्टेशनरी में। वेजेस वाले कॉलम में। लोडिंग चार्जेस कार्टेज में चला जाएगा। उसके बाद आप इन सभी का टोटल कर लेंगे। सिर्फ टोटल करना है, एक्चुअल में एनालाइज करना होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें तो सिर्फ इस तरीके से एनालाइज करना है। प्रॉपर तरीके से एनालाइज कैसे करना है कि कौन से एक्सपेंसेस पे हमारी पेमेंट ज़्यादा हो रही है, कौन से पे कम है, तो हम कौन से एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये सब हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस के अंदर। तो अभी के लिए जो हमारे पास था कि पेटी कैश बुक बनानी है और उसके एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है, और इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करना है या नहीं करना। तो ये हमारी पेटी कैश बुक थी। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है कैश बुक कंप्लीट हो जाता है। आपको फुल चैप्टर जितने भी सम्स हैं, नियर अबाउट 18 to 19 सम्स हैं, जितने भी सम्स हैं वो सब आपको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां आपको डाउट आ जाए, आप वीडियोस दोबारा देखेंगे तो वो पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से डाउट ले लेंगे डाउट सेक्शन में जाके, और इस चैप्टर को आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्सिडरी बुक्स। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।